गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता लग गया होगा, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 के शिक्षण अभिवृत्ति से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि आपका पहला ऑप्शन है यह समय की मांग है, दूसरा ऑप्शन है यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, तीसरा ऑप्शन है यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, चौथा ऑप्शन है यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। इसमें आपका सही उत्तर है यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? आपका पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, दूसरा ऑप्शन है सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम योजना में उपरोक्त सभी घटक को समावेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? आपके ऑप्शंस हैं विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेश, तीसरा ऑप्शन है अनुभवात्मक अनुदेश, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है प्रत्यक्ष अनुदेश। प्रत्यक्ष अनुदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? आपका पहला ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल विधि, चौथा ऑप्शन है विचार विमर्श विधि। आपका सही उत्तर है ड्रिल विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं इतिहास, विज्ञान, गणित या भाषा। आपका सही उत्तर है इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है संसाधनों का बेहतर उपयोग, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ योजना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। आपका सही उत्तर है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? आपका पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है आविष्कार विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान विधि। आपका सही उत्तर है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारा कौन सी है?
आपका पहला ऑप्शन है शिक्षक अकेले कार्य करते हुए ऊब जाता है। दूसरा ऑप्शन है कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किया जा सकता है, सॉरी यहाँ पे किए जा सकते हैं होगा। चौथा ऑप्शन है एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो आपका सही उत्तर है श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। आंसर नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ट्यूटोरियल विधि। दूसरा ऑप्शन है अभ्यास विधि। तीसरा ऑप्शन है सतत अनुकरण विधि। चौथा ऑप्शन है प्रश्न विधि। आपका सही उत्तर है प्रश्न विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं संरचना पर। दूसरा ऑप्शन है संतुलन पर। तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा पर। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षार्थी उन्मुख। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक उन्मुख। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है शिक्षार्थी उन्मुख। शिक्षार्थी उन्मुख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सर्वसमूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से सर्वसमूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः ही अनुमति मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विधियों में यहाँ पे मैं लिख गया है, में होना चाहिए। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? आपका पहला ऑप्शन है मौखिक संचार। दूसरा ऑप्शन है लिखित संचार। तीसरा ऑप्शन है मल्टीमीडिया विधि। चौथा ऑप्शन है इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपका सही उत्तर है इसका सामान्यीकरण कठिन है या उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? आपका पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि। दूसरा ऑप्शन है
परिचर्या विधि, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक विधि, चौथा ऑप्शन है श्रव्य दृश्य यंत्र। आपका सही उत्तर है परिचर्या विधि, परिचर्या विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? आपका पहला ऑप्शन है सीखने का प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन है निर्देशात्मक प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन है मूल्य वर्णित प्रतिमान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है निर्देशात्मक प्रतिमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, तीसरा ऑप्शन है सूचना को उपलब्ध करने के लिए टेलीविज़न का माध्यम और फिल्म प्रक्षेपक उपयोग करना, चौथा ऑप्शन है बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। आपका सही उत्तर है बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को स्वत्तार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है उन्हें हर समय अध्ययन में व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन है उन्हें टेलीविज़न देखने से रोकना, तीसरा ऑप्शन है स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है सहमत, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित, तीसरा ऑप्शन है असहमत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सहमत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है उत्तरों की गणना करना, दूसरा ऑप्शन है जानकारी को रक्षित करना, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है गिलबर्ट्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्टालरो और डेविस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट गैने द्वारा, चौथा ऑप्शन है मकनर द्वारा। आपका सही उत्तर है स्टालरो और डेविस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? आपका पहला ऑप्शन है समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है कार्य को समान रूप से वितरित करना, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उपेक्षित करना, चौथा ऑप्शन है अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। आपका सही उत्तर है अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? आपका पहला ऑप्शन है समूह चर्चा, दूसरा ऑप्शन है विभेदित अनुदेश, तीसरा ऑप्शन है विचार मंथन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है विभेदित अनुदेश, विभेदित अनुदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुदेश और व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि परीक्षण विधि, चौथा ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। आपका सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? पहला ऑप्शन है यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुमानित या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? आपका पहला ऑप्शन है कंठस्थ करना, दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासु होने की भावनाएं से प्रेरित होना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक शिक्षण सहायता सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को बनाने के लिए करता है? सरल, अधिक ज्ञानपूर्ण, भावपूर्ण, रोचक। आपका सही उत्तर है सरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? आपका पहला ऑप्शन है एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को डाट बनाने के लिए करता है? पहला ऑप्शन है रुचिकर, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य, तीसरा ऑप्शन है तीव्र, चौथा ऑप्शन है जटिल। आपका सही उत्तर है रुचिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन है यह सामाजिक वातावरण में होती है, तीसरा ऑप्शन है यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है, चौथा ऑप्शन है यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। आपका सही उत्तर है यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है।
बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना। ऑप्शन नंबर 3, कक्षण के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है अच्छी लिखावट, दूसरा ऑप्शन है लेखन में स्पष्टता, तीसरा ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, चौथा ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। आपका सही उत्तर है अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? आपका पहला ऑप्शन है श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा ऑप्शन है दृश्य सहायक सामग्री, तीसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट लेखन, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों का समाधान करना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए। आपका सही उत्तर है छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? आपका सही उत्तर है फिल्म का उपयोग। आपका पहला ऑप्शन है फिल्म का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है लघु समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, चौथा ऑप्शन है देश व्यापक कक्षा कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाना। आपका सही उत्तर है लघु समूह चर्चा। अगला प्रश्न है, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? आपका पहला ऑप्शन है सामाजिक समरूपता, दूसरा ऑप्शन है स्वनिर्देशन, तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिक एवं सामाजिक समायोजन, चौथा ऑप्शन है स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। आपका सही उत्तर है स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? पहला ऑप्शन है संगोष्ठी, दूसरा ऑप्शन है कार्यशाला, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान, चौथा ऑप्शन है समूह चर्चा। आपका सही उत्तर है समूह चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में
प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है रंगीन और अच्छी प्रस्तुति, दूसरा ऑप्शन है अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखना, तीसरा ऑप्शन है जिसे सभी छात्र देख सकें, चौथा ऑप्शन है जिसे तैयार करना और उपयोग करना आसान है। आपका सही उत्तर है अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट, दूसरा ऑप्शन है चित्रावली, तीसरा ऑप्शन है पारचित्रदर्शी, चौथा ऑप्शन है ग्लोब। आपका सही उत्तर है पारचित्रदर्शी। अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण के लिए, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। आपका पहला ऑप्शन है ज्ञान उपदेश, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सामंजस्य, चौथा ऑप्शन है कौशल अधिग्रहण। आपका सही उत्तर है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है शैक्षिक दर्शन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक समाजशास्त्र, चौथा ऑप्शन है शैक्षिक राजनीति विज्ञान। आपका सही उत्तर है शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। आपका सही उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। अगला प्रश्न है कक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। आपका पहला ऑप्शन है कक्षा शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है विषय शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य, चौथा ऑप्शन है स्वयं छात्र। आपका सही उत्तर है कक्षा शिक्षक। अगला प्रश्न है आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है दोहराव करवाना, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के दौरान नकल करना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षक के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। पहला ऑप्शन है उनकी अपने विषय में निपुणता संदेहजनक है, उनको वह अति उत्साह दिखाकर छुपाना चाहते हैं,
दूसरा ऑप्शन है वह शिक्षण को नाटक के रूप में परिणत करना चाहता है। तीसरा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है वह शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं। कक्षा में जनसांख्यिकीय विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। ये थे आज के 50 क्वेश्चंस।